हेलो एंड वेलकम टू दिस क्रॉनिकल आईएएस प्लेटफॉर्म। आप सभी जानते हैं कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं अपने यूपी पीसीएस के टेस्ट सीरीज की। और मैं आपका मेंटर गाइड मनोज जायसवाल अगले कुछ प्रश्नों को लेकर के यहाँ पर आया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके टेस्ट पेपर का, है ना। और ये कहता है कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके पास कुछ विशेष शक्तियां होती हैं और कुछ उसका विशेष पद स्थिति है। स्पेशल पोजीशन, विशेष पद स्थिति, ठीक है। और विशेष शक्तियां, यानी कि ये दोनों चीजें आपको पता है कि होती भी हैं उसके पास, और इस पर क्या करना है, कमेंट करना है, टिप्पणी करनी है। यानी कि आपको किसी तरह से क्रिटिकल अप्रोच नहीं अपनाना है, इसका एसेंस बता देना है, इसका सार तत्व बता देना है। तो क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो देखें। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, हमको इंट्रो लिखना रहता है। और इसके इंट्रो में हम लोग सबसे पहले स्पीकर के बारे में बात करेंगे, यानी कि स्पीकर कैसे बनता है, उसका इलेक्शन कैसे होता है, और उसका विशेष रूप से कार्य क्या होता है। तो इसमें दो चीजें, कि वो कैसे इलेक्ट होता है, और दूसरा उसका फंक्शन क्या है ना। दो बातें हम लोग करेंगे। और जब ये दो बातें कर लेंगे तो उसके बाद फिर उसके पश्चात उसकी विशेष शक्तियों के बारे में बात कर लेंगे। और विशेष शक्तियों का विवरण देते हुए फिर हम लोग बात कर लेंगे कि उसकी विशेष पद स्थिति क्या है। तो यानी कि उसकी स्पेशल पावर्स की बात कर लेंगे, उसके पश्चात बॉडी कंटेंट में, और फिर उसके स्पेशल पोजीशन की बात करेंगे, और फिर कंक्लूड कर देंगे। दैट्स इज कंप्लीट आंसर। बहुत ही सरल आंसर है, लेकिन फैक्चुअल भी है, क्योंकि आपको सब कुछ याद रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए उत्तर लिख देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आंसर में क्या लिखना होगा, ये क्लियर हो गया इंट्रो में कि आपको क्या लिखना है। तो आपको लिखना है कि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड, आपको यहीं से शुरू करना है, इज इलेक्टेड बाय द members of the house amongst the members of the house। ठीक है, हिंदी में इसे आप कहेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों में से ही सदस्यों द्वारा किया जाता है। यही हुआ आपका इंट्रो का लाइन। अब इसके बाद उसका काम क्या है वो बताएंगे। तो ही परफॉर्म्स टू फंक्शंस, बताएंगे कि ही एक्ट्स एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, वह सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। फिर आप बताएंगे कि ही एंड also functions as the secretary of the secretariat, नहीं सेक्रेटरी नहीं, बल्कि आप कहेंगे हेड ऑफ द सेक्रेटरिएट, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव, हेड ऑफ द सेक्रेटरिएट, सेक्रेटरिएट ऑफ द पार्लियामेंट। उसका दूसरा काम होता है, पहला काम क्या हुआ कि सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करता है, और उसका दूसरा काम क्या हुआ कि संसद का जो सचिवालय होता है वास्तव में वो लोकसभा से ही अटैच्ड होता है।
तो सेक्रेटेरिएट अटैच्ड टू द लोकसभा, ठीक है, और टू द लोकसभा, और वो वास्तव में संसद का सचिवालय होता है। तो जो लोकसभा से संबद्ध सचिवालय होता है उसके प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। यहाँ एक चीज अगर आपने बता दी तो जान लीजिए आपके उत्तर का ना लेवल ही बहुत ऊपर बढ़ जाएगा। बहुत ऊपर मतलब बहुत ही ऊपर। क्या? सामान्यतः यह आपको जल्दी से कहीं लिखा नहीं मिलता है। जो किताब आप लोग ना रट्टा मार मार के थक जाते हैं उसमें भी नहीं मिलता संभवतः। ठीक है, क्या है? बहुत ही बेहतरीन फैक्ट है कि उसके द्वारा किए गए कार्य, जो कि वह पीठासीन अधिकारी के रूप में उसके द्वारा किए गए समस्त कार्य और उसके द्वारा लिए गए सभी निर्णय किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जा सकते। ये सब जानते हैं कि लोकसभा के स्पीकर का जो काम है उसको कहीं भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है किसी भी अदालत में, न्यायालय में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और हो, ये सब जानते हैं। लेकिन ये कोई शायद कम लोग जानते हो या हो सकता है न जानते हो आप लोग कि किंतु लोकसभा से संबद्ध सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में किए गए कार्यों और लिए गए निर्णयों को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। तो इसका क्या हुआ? कांट बी क्वेश्चनड, कहीं भी प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। और ये क्या होगा? कैन बी क्वेश्चनड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यह न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है ना? बड़ी बात। इसी से आपका उत्तर एक लेवल को छू लेगा। जैसे ही इंट्रो में आपका एग्जामिनर ये बात देखेगा उसका मन प्रसन्न हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि उसकी सहायता, चाहे तो एक लाइन लिख देंगे कि उसकी सहायता के लिए क्या होता है? डेप्यूटी स्पीकर। उसके कार्यों में हाथ बटाने के लिए, उसको सहायता देने के लिए एक डेप्यूटी स्पीकर भी होता है। लिख दे, चलेगा। नहीं लिखते तो भी चलेगा। अब अगला पैराग्राफ में जाएंगे तो उसकी स्पेशल पावर्स बताएंगे। और मैं यहाँ शॉर्ट में लिखते जा रहा हूँ, आप रिकॉल करते जाएंगे। मनी बिल के बारे में पता है ना? सर्टिफाई करता है, सर्टिफाइज वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, एंड इन दिस कंटेक्स्ट और इन दिस रिगार्ड हिज डिसीजन इज फाइनल। धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष ही प्रमाणित करता है और इस संबंध में उसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है और बाध्यकारी होता है। सदन को यानी कि पार्लियामेंट को मानना पड़ेगा और दोनों सदनों को मानना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। बाइंडिंग होने का मतलब दोनों सदनों को मानना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता है ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में जो होती है, तो संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग is presided over by him। वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। जब भी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, एक्सेप्ट द प्रेसिडेंशियल स्पीच, जब राष्ट्रपति दोनों सदनों को जो है वो देते हैं, व्याख्या स्पीच देते हैं, अपना संभाषण करते हैं, उसको छोड़ करके हमेशा यही ज्वाइंट सिटिंग, जो बिल पास करने के लिए जब ज्वाइंट सिटिंग आती है तो यही उसकी प्रिसाइडिंग करेंगे। यह ध्यान में रखना है। तीसरी बात, ऑल द कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट आर essentially
कमिटीज ऑफ लोकसभा। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, कि जितनी भी संसदीय समितियां होती हैं वे वास्तव में या आवश्यक रूप से लोकसभा की समितियां होती हैं। इसलिए ये क्या करेगा, यह जो है उन सभी समितियों की फंक्शनिंग का नियंत्रण करता होता है। तो दैट इज वाई, ठीक है, सो द स्पीकर, नहीं ऐसे लिख दें, दस द कमिटीज function under his control। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, all the nominations and appointments in the committees are made by him, made by speaker not him। ठीक है, तो संसदीय समितियां जो कार्य करती हैं इसी के नियंत्रण में कार्य करती हैं, और इस प्रकार वह संसदीय समितियों में होने वाले नामांकनों तथा संसदीय समितियों में जो भी क्या कहते हैं नियुक्तियां होती हैं वो सब इसी के द्वारा की जाती हैं। और एक बात, अगर स्पीकर, इफ स्पीकर is becoming a member of any parliamentary committee, then क्या होगा, he shall be the chairman of committee। अगर वह किसी भी समिति में जाता है, ठीक, या उसको किसी समिति में रखा जाता है, तो एक तरह से इसको एक्स ऑफिसियो मान लीजिए कि वह उस समिति का चेयरमैन ही होगा। कैसा चेयरमैन, एक्स ऑफिसियो, पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष होगा ही होगा। तो ये हो गई स्पीकर की विशेष शक्तियां। अब इसके बाद उसकी एक विशेष जो है वो भी है, क्या नाम है उसका, पद स्थिति, स्पेशल पोजीशन। स्पेशल पोजीशन क्या है वह बता देना है अंत में अपने। ठीक है, तो इसमें कहते हैं या आपको लिखना है कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो ऑल द मेंबर सीज टू बी द मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के विघटन होने पर क्या हुआ, सभी सदस्य जो है जो लोकसभा के हैं अब वो सदस्य नहीं रह जाते, किंतु स्पीकर रिमेन्स in his office, remains in his office till the election of new Lok Sabha। लोकसभा के विघटन होने के पश्चात जहां सभी सदस्यों की सदस्यता पूर्णतः समाप्त हो जाती है, वहीं लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक कि नई लोकसभा का चुनाव या निर्वाचन ना करा लिया जाए। और असल बात तो ये है कि ये तब तक बने रहते हैं जब तक प्रोटेम स्पीकर नहीं चुना जाता है। याद होगा आपको कि नई लोकसभा बनती है तो प्रोटेम स्पीकर आता है, तो जब प्रोटेम स्पीकर आता है समझिए उस समय ये अपना पद छोड़ते हैं। क्यों, ऐसा माना जाता है कि भाई इंस्टीट्यूशंस है तो उन्हें बिना हेड के नहीं रखा जाना चाहिए। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अब कंक्लूजन में कुछ आपको लिखने की ही जरूरत नहीं है सिवाय एक लाइन के, दिस इज क्लियर दैट, नाउ इट इज क्लियर दैट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा enjoys several special powers as well as special position।
which cannot be enjoyed any other official in the house. Complete? Clear? बहुत मजेदार आंसर, बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार भी। इसमें कुछ फैक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण थे, आपने देख लिया और समझ लिया। एक बात यहाँ पर और बोल दूं कि चाहे स्पीकर लोकसभा का हो और चाहे राज्य की विधानसभाओं का, बात एक ही होगी। ये तो आप जानते ही हैं, है ना? ठीक है, सेम चीज राज्य विधानसभाओं के स्पीकर की भी रहेगी। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, critically examine whether judicial activism in India undermines the principle of separation of powers. इसका क्या करना है? आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। आलोचनात्मक विश्लेषण। अब देखिए, इस प्रश्न के उत्तर में जो जितना स्मार्ट होगा उतना अच्छा उत्तर पाएगा। उत्तर सबको पता है। How smartly anyone writes that ensures more marks. जैसे आपने देखा, आपको मैंने जो कराया क्वेश्चन स्पेशल पावर्स और स्पेशल पोजीशन वाला, उसमें भी आपने देखा होगा कि मैंने बहुत कुछ यह सुनिश्चित करने की कोशिश की बहुत हद तक कि आपका आंसर थोड़ा स्मार्ट आंसर हो, है ना? यहाँ भी स्मार्टनेस की जरूरत है, क्योंकि ये उत्तर सबको पता है। कितना स्मार्ट होगा? अब अगर किसी ने शुरू में ही लिख दिया कि भाई ये तो ऐसा है वैसा है और सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है, तो मजा आएगा नहीं। तो कैसे करना है देखते हैं। अब इस प्रश्न के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म को केवल और केवल डिफाइन करेंगे बस। क्या करना है? केवल न्यायिक सक्रियता को परिभाषित करना है बस। उसके बाद तुरंत हम दूसरे पैराग्राफ में आएंगे, यानी कि कंटेंट वाले पार्ट में आ जाएंगे, बॉडी कंटेंट पार्ट में आएंगे और इसमें बताएंगे वाई, क्यों। और जैसे ही ये बताएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि साहब ये माना जाता है कि जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपने कॉन्स्टिट्यूशनली असाइंड ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ता है। और आपको ये लिखना ही है कि जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ता है, जुडिशरी ये कहती भी है। क्लियर है? हाँ, एक चीज और है, यहाँ जैसे ही डिफाइन करेंगे इसका सोर्स आपको जरूर लिखना है, यानी कि आपको इसके बारे में भी बताना है और 1332 के बारे में भी और 226 भी बोल सकते हैं, इनको भी बताना इंट्रोडक्शन में। तो देखिए आपका उत्तर कितना स्मार्टली चलेगा। आप पहले बताएंगे कि अच्छा जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है, फिर आप बताएंगे कि अच्छा जुडिशियल एक्टिविज्म साहब ये है, और इसके बाद आप स्मार्टली बोल रहे होंगे कि देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म ये है तो, लेकिन साथ ही साथ अब इसके स्रोत क्या है, फिर सोर्सेस क्या है, और फिर क्यों ये हो रहा है। इतनी चीजें बताने पर आपका उत्तर स्मार्टली चल रहा होगा, कोई गेस नहीं कर पाएगा कि अब आप आगे क्या लिखने जा रहे हैं। तो चलें, अब आप इसके बाद, अच्छा हाँ, अब जब ये बता देंगे तो इसके बाद आप सीधे जाएंगे कि अच्छा इसका मतलब जब ये इंटरवीन कर रहा है तो इसका तो वायलेशन हो ही गया। और फिर वो वाला केस बता देंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा कि भाई हमको जरा सेल्फ रिस्ट्रेन रखने की जरूरत है। और अब जुडिशरी को असल में अब प्रेजेंट ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, इसलिए कि जुडिशरी को अब वर्तमान परिदृश्य में समझ आ रहा है कि हम कुछ गलत
कर रहे थे या हम कई मामलों में गलती कर जाते थे। अब हमें थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि देश की जनता ना बहुत प्रो हो गई है। अब हमको भी क्रिटिसाइज करने से वो छोड़ नहीं रही है। आइए उत्तर लिखते हैं। बहुत आसानी से इसका उत्तर आप लिखेंगे, इंट्रो करेंगे। आंसर है आपका ये। हालांकि बहुत सारे स्मार्ट लोग तो जान चुके होंगे कि आंसर में क्या जाएगा, लेकिन मेरा उत्तर आप जानते हैं कि आपको कितने परसेंट मार्क्स दिला सकता है। गेस आपको पता है, करना चाहिए। तो जुडिशियल एक्टिविज्म को परिभाषित करना है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म को परिभाषित कैसे करेंगे? तो आप लिखेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म सिंपली कोनेट्स विद द assertive role played by the judiciary to force other organs of the government to discharge their constitutionally assigned duties and responsibilities and the functions towards the people. इतना लंबा डेफिनेशन इसीलिए मैंने कहा था कि हम लोग केवल जुडिशियल एक्टिविज्म का डेफिनेशन देंगे इंट्रो में बस। तो ये क्या है? इट इज सिंपली assertive role assertive role played by assertive role played by the judiciary। कैसे और किस तरह में, आगे आपको जरूर बताना है। क्या करता है assertively? To force other organs of the government to discharge their constitutionally assigned duties and functions। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शंस टुवर्ड्स द पब्लिक, ये जरूर लिखेंगे, टुवर्ड्स द पब्लिक। ओहो, टुवर्ड्स द पब्लिक। हिंदी में क्या लिखना है कि न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य अंगों को उनके संविधान द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों एवं कार्यों के निर्वहन हेतु बाध्य करने में सक्रिय भूमिका निभाया जाना है। और यही डेफिनेशन मैं आपको जोर देके कह रहा हूं कि आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। इसके पीछे कुछ बड़ी बात है। अब इसी डेफिनेशन में आगे क्या जोड़ देना है, थोड़ा इनकी वाहवाही भी कर देनी है। तो इट हैज हेल्प्ड, इसने क्या किया, अब मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे बोल दे रहा हूं। इट हैज हेल्प्ड इन reinforcing and strengthening the democracy and reaffirmation in the rule of law, or sorry, reaffirmation of faith in the rule of law। ठीक है, ये बात आपको हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कह देंगे कि इसके द्वारा लोकतंत्र की मजबूती में जहां एक और मदद मिली है, वहीं दूसरी ओर इसने विधि के शासन में लोगों के विश्वास को भी बढ़ाने का काम किया है। ठीक, अब आइए कंटेंट पार्ट में। यहीं पर मामला ज्यादा अच्छा बनेगा। क्या बनेगा? बॉडी कंटेंट में आप कहेंगे
कि जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ काइंड ऑफ no, judicial activism in a sense has been forced upon judiciary. मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो न्यायपालिका पर न्यायिक सक्रियता जो है बलपूर्वक या मजबूरी में न्यायिक सक्रियता आरोपित की गई है। क्यों? क्योंकि बिकॉज या बाई एन unresponsive legislature and executive। वास्तव में या वास्तविकता में आप हिंदी में लिख सकते हैं कि वस्तुतः विधायिका और कार्यपालिका के गैर अनुक्रियाशील होने के कारण न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका पर एक प्रकार से आरोपित की गई है। ठीक है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? आगे आप बढ़ गए। इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स दैट या देयरफॉर, चाहे जैसे लिख दें, इट मीन्स दैट जुडिशरी intervenes in the error area oblique jurisdiction of legislature and executive when it feels that there is no response in the discharging of constitutionally assigned duties of legislature and executive the case may be। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के रूप में तभी हस्तक्षेप करती है जब उसे यह प्रतीत होता है कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा संविधान के विधायिका और कार्यपालिका द्वारा जो संविधान सम्मत उन्हें कर्तव्य और कार्य सौंपे गए हैं उनको पूरा करने में वह अनुक्रियाशीलता नहीं दिखा रही है। ठीक है, तो अब ये जो है यहां बताएंगे, हमने कहा था कि इंट्रो में बता देंगे सोर्स, लेकिन अब सोर्स हम यहां जानबूझकर ला दिए कि ऐसा क्यों कर पाती है न्यायपालिका। सो द सोर्स ऑफ power of judicial activism emanates from the provisions given under Article 13, 32 and for High Courts 226। और फिर यहीं पर यह भी बता देंगे कि PIL is the backbone of judicial activism। इतना बताने के बाद अब हम लोग अपनी तरफ आ जाएंगे, अपने प्रश्न के उत्तर के तरफ आ जाएंगे कि ये किस तरह से वायलेशन करता है सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो चलिए इतना बताने के बाद अब आप चले आएंगे, सॉरी यहीं पर बताना पड़ेगा मुझे, जगह नहीं है। ठीक है, हालांकि मैं ले सकता हूं, चलो ले लेता हूं एक पेज। चलो, तो यहां पर बताएंगे कि ये किस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है
तो लास्ट पैराग्राफ में बताएंगे कि व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर। तो आप बताएंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को अपने अपने जुरिस्डिक्शन में काम करना चाहिए, ठीक है, एंड नो वन इंटरफियर, नो ऑर्गन लिखे देंगे तो ज्यादा अच्छा है, नो ऑर्गन शुड इंटरवीन, नो ऑर्गन शुड इंटरवीन in the jurisdiction of others, jurisdiction of others, ठीक है। दिस प्रिंसिपल इज आल्सो मॉडिफाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बाइलेंसेस। यहाँ ये जरूर बताना है। चलो हिंदी में जल्दी से बोल देते हैं कि जैसा कि मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में स्पष्ट किया था कि सरकार के तीनों अंगों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करना चाहिए और कोई भी एक आर्गन किसी दूसरे आर्गन के किसी एक निकाय दूसरे निकाय के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे, यह भी उन्होंने कहा था। हालांकि भारत के संविधान में इसको नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के साथ लिया गया है और यही कारण है कि क्या होता है कि आप देखेंगे कि जुडिशरी पर लेजिस्लेचर चेक लगाती है, तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पर लेजिस्लेचर भी चेक लगाती है, जुडिशरी भी लगाती है, तो चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी यहाँ काम करता है। लेकिन अब आपको ये बताना है कि एज जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, क्या करता है, intervenes in the jurisdiction of the legislature and executive. That is why it is clear-cut violation of the doctrine of separation of powers. However, in India, in a short short time period, it can be a welcome measure, ठीक है। हालांकि भारत में यदि न्यायिक सक्रियता बहुत लंबे समय तक नहीं चलाई जाती या नहीं चलती तो यह एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि कई बार जब विधायिका और कार्यपालिका नहीं कर पाते अपने कर्तव्यों को पूरा या अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाते जो जनता के प्रति उन्हें करना चाहिए, तो उसमें न्यायपालिका द्वारा दिशा निर्देश दिया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है, किंतु लॉन्ग रन में यह कतई एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, तो अब आपको बता देना है कि जुडिशरी को जो है क्या करना चाहिए, जुडिशरी को जुडिशियल एक्टिविज्म के अगेंस्ट सेल्फ रेस्ट्रेन रखना चाहिए, स्वयं ही इस पर अंकुश लगाना चाहिए, एज इट हैज सेड बाय द जुडिशरी इटसेल्फ इन दिसंबर 2007 ओनली। सोचिए 2007 में ही जुडिशरी ने कह दिया था कि इस पर सेल्फ रेस्ट्रेन लगाना चाहिए, लेकिन अभी इस पर उतना सेल्फ रेस्ट्रेन लगा नहीं है, तो आगे हम लोग अपेक्षा करते हैं कि करना चाहिए। अच्छा, अगर हम लोग इसी को अगर अमेंडमेंट वाले मामले में जाते, अमेंडिंग पावर और फिर जुडिशियल रिव्यू में, तो वहां हम आपको और बेहतर इसका एक और पक्ष बताते कि जानते हैं judiciary is supposed to analyze review any law only on the basis of the provisions of the constitution, not beyond that। और इसी आधार पर मैं कहता हूं कि एनजैक को जो उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट किया था, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन का जो अपॉइंटमेंट के लिए था आयोग, कि आर्टिकल 50 का वायलेशन है, वो आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए था। क्यों नहीं किया जाना चाहिए था आउटराइट रिजेक्ट, क्योंकि आर्टिकल 124 भी तो पढ़ोगे आप,
क्यों नहीं पढ़ोगे? उसको क्यों नहीं पढ़ोगे? कि कंसल्टेशन जो है वो प्रेसिडेंट के ऊपर है। यानी कि वहां पर साफ साफ ये है कि एग्जीक्यूटिव का हस्तक्षेप जुडिशियल अपॉइंटमेंट में रहेगा ही रहेगा, और आपने उसको रबर स्टैम्प बना दिया। अलग डिस्कशन है, फिर करेंगे किसी में, उन्हें तो क्लास में डिस्कस करेंगे, इसको बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। चलिए, तो ये हो गया साहब आपका टॉपिक खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्रिटिकली assess the performance of PM Poshan midday meal scheme in addressing classroom hunger and nutrition। ये बड़ा बढ़िया सवाल है। इसकी अगर हम स्टोरी आपको सुना दें तो आपका आंसर अपने आप हो जाएगा। स्टोरी क्या है कि ये जो मिड डे मील की शुरुआत की गई, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? तो इसके पीछे का उद्देश्य यही था कि गांव में जो गरीब बच्चे हैं उनको क्या मिलना चाहिए। पहली चीज तो क्वांटिटी यानी कि पेट भर भोजन मिले, और दूसरा क्वालिटी यानी कि पोषण भी मिले। साथ ही साथ जो वो स्कूल नहीं आते हैं तो स्कूल का एनरोलमेंट भी बढ़ जाए, और उनका साक्षरता दर भी बढ़े, और उनको कम से कम प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन तो मिल ही जाए। ठीक। और शुरू में जब ये शुरू हुआ तो इसका बहुत अच्छा परिणाम भी रहा, है ना। और फिर देखिए, यहाँ पर क्रिटिकली एग्जामिन करने की बात है, तो एनरोलमेंट बढ़ा, इम्प्रूवमेंट हुआ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के भोजन में भी। लेकिन ये बच्चे जो आते हैं स्कूल में, इनके दो तीन प्रॉब्लम्स हैं, आप समझ लीजिए, फिर अभी उत्तर हो जाएगा। पहली बात, तो 5 साल से कम के बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि स्कूल प्राइमरी स्कूल आना है तो 5 साल होना चाहिए। तो क्या हुआ कि 5 साल से कम के बच्चों में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम अभी भी है, और अगर गरीबी बहुत ज्यादा झेल रहे हैं तो उनका जो है भोजन की उपलब्धता यानी कि भूखमरी भी उनको अभी भी है। दूसरी तरफ स्कूलों में आपको पता ही होगा, ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहे हैं कि ढंग से भोजन मिलता नहीं है, क्वांटिटी भी कम होती है, और न्यूट्रिशन तो कई बार गायब भी रहता है। कई बार बच्चे उस भोजन को करने के बाद बीमार पड़े हैं। बिहार बिहार के कई स्कूलों में ऐसा पाया गया है। तो स्कूलों में अभी भी डिस्क्रिमिनेशंस, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन चल जाता है, इंटीग्रिटी की समस्या है, हाइजीन की समस्या है, वाइड स्प्रेड करप्शन भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ऐसे जो है कारणों से हम देखते हैं कि बहुत लिमिटेड इसका परफॉर्मेंस रहा है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग नहीं कहेंगे, इसको लिमिटेड परफॉर्मेंस कहते हैं, लिमिटेड परफॉर्मेंस। यही बात करनी है, चलिए कर देते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में सबसे पहली बात, आप बताएंगे इंट्रो। अब मैं उत्तर ही शुरू कर दे रहा हूं क्योंकि स्टोरी मैंने आपको पहले ही बता दी। तो आंसर क्या हुआ? इंट्रो में आप बताएंगे कि जो मिड डे मील योजना थी उसका नाम बदल करके पीएम पोषण योजना रखा गया। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था इंक्रीज इंक्रीजिंग quantity and quality of food। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भरपेट भोजन और न्यूट्रिशन, ठीक है, दोनों मिले, पोषण भी और भरपेट भोजन भी, भरपेट भोजन भी, दोनों बातें ये आपके इंट्रोडक्शन में हो गई। जिससे फायदा क्या हो, उद्देश्य लिख रहे हैं, तो जिससे क्या हो सके, सो दैट द ओवरऑल growth and development growth and development of children can be achieved। जिससे कि बच्चों का ओवरऑल पूर्णता में विकास संभव किया जा सके। ठीक है।
अब अगर आप फैक्ट देना चाहेंगे तो यूजुअली ये 60-40 का स्कीम है, यानी कि इसका 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% स्टेट द्वारा दिया जाता है। ये अलग बात है कि कुछ सोसाइटीज जो हैं इनको फंड भी करती हैं, यानी कि फंडिंग इनको दान के रूप में, डोनेशन के रूप में भी मिलता है। ठीक है, चलिए अब इसके प्रभाव पर आ जाइए। सीधे बॉडी कंटेंट में आप बढ़ेंगे और बताएंगे कि इसका जो है प्रभाव क्या हुआ। तो इंक्रीज्ड एनरोलमेंट, स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ा, उनका एनरोलमेंट बढ़ा, शुरू में अटेंडेंस भी बढ़ गई, उनकी अटेंडेंस, उपस्थिति भी बढ़ी। ठीक है, फिर क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि सोशलाइजेशन उनका ठीक हुआ, उनका सामाजिकरण बेहतर होने लगा। ये सब इम्पैक्ट हैं। सोशलाइजेशन बेहतर हुआ, सामाजिकरण हुआ, और उनका जो लर्निंग है वह भी बेहतर होने लगा, यानी कि वो सीखने की प्रयास करने लगे। लर्निंग एफर्ट, प्रयास उनका बढ़ा, सीखने का प्रयास बच्चों में बढ़ा। ग्रामीण गरीब बच्चों की बात हम लोग कर रहे हैं, ये हमको ध्यान रखना है। और तो और फिर देखेंगे कि उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बढ़े। लेकिन क्या जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना बढ़ा? तो दोनों बातें हैं, ठीक। अब देखिए इसी का उल्टा, लेकिन क्या हुआ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ, समय बीतने के साथ क्या होने लगा, ये पाया गया कि उनकी जो उपस्थिति है वह कम होने लगी, एनरोलमेंट कम होने लगा, नीचे एरो मतलब कम होना, नामांकन कम होने लगा, सरकारी स्कूलों में बच्चे कम जाने लगे। क्यों? इसका कारण बताया गया कि गांव-गांव में प्राइवेट स्कूल खुल गए। गांव-गांव में प्राइवेट स्कूल खुल जाने से क्या हुआ कि ये दोनों कम हो गए, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, और क्या समस्या आती रही है या आ रही है? तो तमाम जो स्टडीज हुई हैं इन इस स्कीम के संचालन की, उसके अध्ययन के आधार पर ये पाया गया कि स्कूलों में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, जाति आधारित भेदभाव अभी भी है। ये बहुत जातिगत भेदभाव, ये बहुत ज्यादा पीड़ा देने वाला होता है, खासकर जब बच्चे छोटे हो तो उनमें इस तरह की भावना भर जाना बहुत खराब है। और योजना का जो क्रियान्वयन है, स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन बहुत ही पुअर है। और हिंदी वाले यहाँ शब्द लिखेंगे घटिया। क्यों है? कारण बता दीजिए। इनएफिशिएंसी है, अकार्य कुशलता है, लैक ऑफ इंटीग्रिटी है, ईमानदारी की कमी है। ठीक है, ईमानदारी की कमी है, सत्यनिष्ठा की कमी है, और क्या है, वाइड स्प्रेड करप्शन है। इससे क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन कमजोर हो गया, यानी कि क्वालिटी, भोजन की गुणवत्ता पुअर है, पुअर पाई गई, कमजोर। और कम भोजन भी दिया जाता है, जितना चाहिए उतना नहीं देते। तो भरपेट भोजन के कारण हंगर जो है वह भी एड्रेस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, भुखमरी को भी पूरी तरह से एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और एक समस्या है इसके साथ, वो ये है
कि द अंडर 5 years 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का क्या हो रहा है, इसमें कवरेज ही नहीं है। ठीक है, तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में हंगर और न्यूट्रिशन दोनों की समस्या बनी हुई है, यह भी पाया गया है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला, मॉनिटरिंग बेहतर करनी होगी, अनुश्रवण बेहतर करना होगा, फिर नीतिगत सुधार लाने पड़ेंगे, पॉलिसी रिफॉर्म। इसमें क्या कर सकते हैं? पॉलिसी रिफॉर्म में अभी हम जो है इसका न केवल सोशल ऑडिट का कंपल्सन कर दें, बल्कि एक जो है स्वतंत्र एजेंसी, यानी कि वहाँ के लोकल एनजीओज या सोशल सोसाइटीज, किसी को भी हम इसमें शामिल करें, जिससे कि पता तो चले हो क्या रहा है। और इसके कवरेज को भी थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, इसका कवरेज बेहतर होना चाहिए, ब्रॉडर कवरेज होना चाहिए। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर अंडर 5 के लिए आंगनवाड़ी है, उसमें जा सकते हैं बच्चे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन समस्याएं तो वहां भी जस की तस ही बनी हुई हैं, ये आप सभी जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि केवल हम ही जानते हैं। चलिए, अब आ जाइए अगले सवाल। अच्छा, तो इस तरह से आप बता देंगे कि जो एक्सपेक्टेड लाइन थी, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस जो है योजना से हमको इतना कुछ मिलेगा, वास्तव में उतना जो एक्सपेक्टेड था वह रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, चले आगे। तो हंगर और न्यूट्रिशन की जो समस्या है, उस पे अपेक्षा से कम हमको परिणाम प्राप्त हुए हैं, ये करना है। अगला सवाल, आ the parliamentary form of government often transforms into prime ministerial form of government, critically evaluate। बहुत मजेदार सवाल है, उसके बाद कॉलेजियम है। ठीक है, चलिए, कहते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार प्रायः प्रधानमंत्रीय सरकार में बदल जाती है। ठीक है, संसदीय प्रणाली की सरकार किसमें कन्वर्ट होती है? प्रधानमंत्रीय सरकार में बदल जाती है। अगर इसकी स्टोरी सुनाना हो तो मैं आपसे कहूं तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको अगर ध्यान हो तो जब भारत में अंतरिम सरकार बनी तो कैबिनेट के कई मंत्रियों को अनदेखा किया गया और उनकी बात नहीं मानी गई, जबकि विषय उन्हीं के विभाग से संबंधित थे। जैसे जब पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, तो आपको हमको सबको पता है कि क्या हुआ था। फर्स्ट अमेंडमेंट के दौरान मिस्टर लॉ मिनिस्टर वाज नॉट एग्री, है ना, लेकिन वो अमेंडमेंट किया गया था। इसका मतलब अब आप समझ गए कि जब कभी भी प्रधानमंत्री अपनी इच्छा को कैबिनेट पर या मंत्री परिषद पर आरोपित कर सकता हो, डोमिनेटिंग कैरेक्टर में आ जाए, तब क्या होगा? तब ऐसी सरकार को हम लोग बोलेंगे कि साहब ये जो सरकार है यह प्रधानमंत्रीय सरकार है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे के पूरे कैबिनेट के डिसीजन पर क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है।
तो वास्तव में यही बात करनी है। ये अलग बात है कि कुछ दिनों बाद हमने देखा कि वो जो नेहरू जी थे, उनके टाइम में उतना ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी जी की सरकार, यहाँ तक कि लाल बहादुर शास्त्री जी की भी सरकार कुछ ऐसे ही चली, प्रधानमंत्री ये सरकार रही। हम्म, देखते हैं। तो चलिए, अब आपको इसका इंट्रो देना है, कैसे द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक, कैसी सरकार मिलती है हमको? संसदीय शासन प्रणाली की लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इन विच देयर इज in which there is council of ministers to take decisions। सीधे मुद्दे पर आ जाइए, क्योंकि ज्यादा शब्दों में आपका उत्तर लिखना नहीं है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाउएवर in India, the on the lines of however in India, on the lines of, ये बहुत अच्छी बात लिखने जा रहे हैं आप, वेस्टमिंस्टर मॉडल। The Council of Ministers has been categorized into following type of ministers: cabinet ministers, minister of state, and deputy ministers। इसमें चाहे तो आप लिख देंगे इंडिपेंडेंट चार्ज एंड डिपेंडेंट। ठीक है, दो तरह के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। ये कहना या ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको बताना है कि दस एंड द कैबिनेट इज formed by the ministers या cabinet ministers, and the cabinet is the cabinet under the chairmanship of prime minister is the apex decision making body। हिंदी में भी बोल देता हूं जल्दी से। तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे आगे कि तीन प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं, और ऐसे में संसदीय शासन प्रणाली में क्या हो गया कि कैबिनेट जो है, कैबिनेट मंत्रियों से, मंत्रिमंडलीय मंत्रियों से मिलकर कैबिनेट बनती है, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह कैबिनेट क्या करती है? देश में सर्वोच्च निर्णय निर्माण इकाई बनती है या है। ठीक है, सारे डिसीजंस यही लेते हैं। So the decisions taken by, आगे लिखेंगे, the decisions taken by the cabinet are considered collective decision taken by the council of ministers। अब यहाँ आपको उसमें नहीं जाना है कि कोई नहीं मानेगा तो ये होगा वो होगा, वो लिखना नहीं है। आगे लिख देंगे कि इस प्रकार, या आगे लिखेंगे कि कैबिनेट द्वारा या मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया निर्णय सरकार द्वारा या मंत्रिपरिषद द्वारा सामूहिक रूप से लिया गया निर्णय माना जाता है।
इसमें प्रधानमंत्री की भूमिका है, लेकिन प्रधानमंत्री डोमिनेट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट दस in the parliamentary form of government, the decisions should be, yes, decisions are taken collectively. Decisions are taken collectively. ठीक है, collectively by the cabinet. अब आ जाइए अगले पैराग्राफ पर कि जब कभी ऐसा हो जाता है कि हाउ एवर लगाकर लिखना शुरू करेंगे। हाउ एवर, तथापि, when prime ministers dominates the cabinet and decisions taken by him are to be accepted by the cabinet and even the entire council of ministers, then this type of government is called as prime ministerial form of government. तथापि हिंदी में लिखेंगे, जब भी प्रधानमंत्री के द्वारा लिए गए निर्णयों को कैबिनेट द्वारा स्वीकार किया जाना अनिवार्य हो जाता है या करना पड़ता है, लिखिएगा। प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया निर्णय कैबिनेट भी स्वीकार कर लेती है और यहाँ तक कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद भी उसे स्वीकार करती है, जबकि वह निर्णय कैबिनेट में सामूहिक रूप से ना लेकर के कैसे लिया गया है, प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिया गया है। तो इस तरह से ये क्या हुआ कि ये बन गया प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये पॉसिबल कब होता है यह भी बता दें। तो कब होता है, जब कोई सिंगल पार्टी achieve absolute majority in the parliament। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसके पास एब्सोल्यूट निरपेक्ष बहुमत है, विपक्ष उसका कुछ कर नहीं सकता, निरपेक्ष बहुमत है। दूसरा, the leader of the party who has been who has been appointed as prime minister is undisputed leader। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप लोग अपना गेस लगाते रहिए क्योंकि लिखना किसी के बारे में नहीं है। अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी। ये कब संभव होता है? पहली बात आपने बताई कि जब जो है क्या होता है कि कोई एक राजनीतिक दल को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त हो जाता है, और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जो है अपने राजनीतिक दल का निर्विवाद रूप से नेता माना गया होता है एंड ही लीड्स हिज पॉलिटिकल पार्टी टू इलेक्टोरल विक्ट्री, और वह अपने जो है राजनीतिक दल को चुनाव में जितवाने में भी बड़ी भूमिका निभाता है, और फिर उसकी पर्सनालिटी बहुत ही करिश्मेटिक पर्सनालिटी होती है और उसका व्यक्तित्व जो है वह बहुत चमत्कारिक व्यक्तित्व होता है। तो ऐसी स्थिति में प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म में गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए वो कन्वर्ट हो जाती है।
आनंद आ गया होगा आपको। और अब आप लोग अपने ही मन मन में कह रहे होंगे, अच्छा ये वाली सरकार भी तो ऐसी थी, वो वाली भी तो ऐसी थी, ये भी ऐसे थे, वो भी ऐसे थे, राजीव गांधी भी ऐसे थे, जाने क्या क्या नाम ले रहे होंगे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और आपको कहता हूं आगाह कि किसी का नाम लिखना मत, गलती नहीं करनी। डू नॉट फिंगर आउट। अच्छा, इसका फायदा भी है। कहते हैं कि अगर ऐसा होने लग जाता है तो इसके फायदे क्या हैं? तो कहते हैं कि इसका एडवांटेज है, एडवांटेजेस हैं कि डिसीजंस आर टेकन ऑन टाइम। समय रहते निर्णय लिया जा सकता है, देरी नहीं होती। ठीक। संकट बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, संकट प्रबंधन बहुत बढ़िया होता है, क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। और क्राइसिस के दौरान अच्छा क्यों होता है? क्योंकि पूरे देश को एक ही आदमी डायरेक्शन और गाइडेंस दे पाता है, दिशा निर्देश और जो है मार्गदर्शन देता है। इसलिए जब भी क्राइसिस हो जाए, संकट हो जाए, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बड़ा फायदा हो जाता है। लेकिन क्या होता है, इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम है कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट, जो लोकतांत्रिक भावना है, वह लोकतांत्रिक भावना इज नॉट, मे कर दीजिए, मे नॉट फॉलोड, may not followed in letter and spirit, in its letter and spirit। ठीक है। लोकतंत्र की जो भावना है, जो लोकतांत्रिक भावना है, उसका जो है अनादर हो जाता है, इसमें उसको फॉलो नहीं किया जाता है। और एक समस्या और क्या हो जाएगी? एक समस्या और होगी कि इससे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पैदा होने की संभावना रहती है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहेंगे, नॉट बॉडी, अथॉरिटीज में emerge। फॉर एग्जाम्पल, किचन कैबिनेट, जो नाम सुनते होंगे। अब यहाँ डिटेल नहीं निकला है, बस आपको लिख देना है फॉर एग्जाम्पल किचन कैबिनेट। Means what? There are only few people very close to the prime minister, and the prime minister takes the decision, makes the decision only on the on the basis of the consultation with only 2-3 people who are very close to him, and many other times। बस हो गया। तो इस तरह से यह उचित नहीं है। आंसर यहीं पर आपको खत्म करना है। दोनों की अच्छाई बुराई बताते हुए ज्यादा आलोचक मत बनिएगा। जितनी प्यार से आलोचना मैंने की है कि लोकतांत्रिक भावना का जो है अनादर हो सकता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज पैदा हो जाती हैं, किचन कैबिनेट पैदा हो जाता है, ऐसी ही सॉफ्ट क्रिटिसिज्म के साथ अपना उत्तर कंप्लीट कर दीजिएगा, एक लाइन लिखते हुए। In the since in the history of this India, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम देखते हैं कि कई बार ऐसे सरकार बनती रही हैं, यानी कि सरकारों का रूपांतरण प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म में होता रहा है। और इस क्लास में इतना ही। अगली में फिर बात करते हैं अन्य प्रश्नों की। थैंक यू। सटाइट, आंसर बहुत सटीक लिखिएगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।